If you are a fresher and you are preparing for NEET 2026, this video is for you। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट, डीएम्स, मैसेजेस सब कुछ किए कि उन्हें चाहिए कि वो चाहते हैं कि वो बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करे और वो NEET 2026 में भी बहुत अच्छा स्कोर करे। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। जस्ट स्टे विद मी। तो फ्रेशर से मेरा मतलब है वो बच्चे जिन्हें NEET 2026 भी अटैम्प्ट करना है और उन्हें बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी देने हैं। तो आप लोगों का क्या सिनेरियो है कि आपने 11th नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि 11th कौन ही पढ़ता है। तो 11th ना पढ़ने के बाद और अब आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी है इन लेस दैन फ्यू वीक्स और आपका जो है NEET 2026 भी है इन लेस दैन 4 मंथ्स। तो आपको इसे अप्रोच कैसे करना है। अगर हम बात करें आपके बोर्ड की, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स यार अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात होती है। मेरे को भी था कि मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि कुछ लोगों को रॉन्ग प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये मोटिवेशन तो मुझे बहुत आगे तक लेकर गई। लेकिन बोर्ड के मार्क्स से नीट तो निकलेगा नहीं, नीट के लिए तो अलग से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो NEET 2026 की प्रिपरेशन को बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ कैसे लेकर जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अभी आपके पास जो भी दिन, जितने भी दिन बचे हैं, उतने दिनों में आपको करना है 12th बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है। और अगर आप MCQs भी उसके साथ सॉल्व करने लग जाओगे तो क्या ही बात हो जाएगी। अगर आपने कोई चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिया है, और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ 12th की जो है बायोलॉजी 11th की बायोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो आपको 10-15 मिनट लगा के जो है उससे रिलेटेड PYQs और MCQs सॉल्व कर ही लेने हैं। किसी भी तरह आप अगर इन्हें सॉल्व कर लोगे तो आपका जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद वाला टाइम है वो बच जाएगा। बायोलॉजी में जो चैप्टर जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे चैप्टर्स जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो NEET 2026 में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो और आप इनके MCQs भी सॉल्व कर लेते हो, तो आपके 20-25 मार्क्स तो कोई भी नहीं जाने देगा। और सच बोलूँ, अगर आप MCQ सॉल्व करते हो ना तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहती है, क्योंकि MCQ सॉल्व करना इज़ लाइक एक्टिव रिकॉलिंग। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करने वाला है। बायोलॉजी तो हो जाएगी। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आपका मेन फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सबसे पहले निपटा देनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ मैकेनिज्म है जो सीधा पूछ लेते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं। S1 S2 रिएक्शन है वो भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको रिवाइज़ करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप मेरे नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो वाले चैप्टर्स कर लेते हो जैसे 10, 11, 12, 13, तो ये वाले चैप्टर्स जो है इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जो लास्ट के चैप्टर्स हो गए जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स, ये जो है छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और इसमें से भी नीट में 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में डायरेक्टली नेम रिएक्शंस भी आ जाती है और कभी कभी जो है मैकेनिज़्म बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बोला था, एक आपको रिएक्शन नोटबुक बनानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी और वो आपको NEET 2026 में भी बहुत हेल्प करने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने मतलब ऐसे पढ़ने से तो याद नहीं होने वाली, आपको उसे लिख लिख के बार बार याद करना है। अगर आपसे चीज़ें जल्दी याद भी नहीं होती है और आपको इसे लॉन्गर पीरियड के लिए याद करना है तो आपको इसे बार बार लिखना होगा। पहले आप इसको देख के लिखो, अच्छे से देख के लिखना है एक शीट पे जो कि क्लीन होनी चाहिए, एकदम नाइस नीट पेपर, ठीक है। उसके बाद जो है आप दोबारा उसको देखोगे, फिर आप उसको याद करोगे, फिर आप उसे बिना देखे लिखोगे। जब आप उसे बिना देखे लिखोगे फिर आप कंपेयर करोगे कि आपने कहाँ पे गलतियाँ करी, फिर आप उसे तीसरी बार दोबारा लिखोगे तो आपको इस टाइम तक 50% याद हो चुका होगा। जब आप उसको चौथी बार बिना देखे लिखोगे तो मेरे से पूछ लो अगर आपने एक भी गलती की तो। आई नो इट इज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, बट ये हमें लॉन्गर पीरियड के लिए याद करना है, इसलिए ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई या इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, बिना लिखे नहीं याद होने वाली है। लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैसिव रीडिंग आपको बहुत दूर तक नहीं लेकर जाएगी। केमिस्ट्री अगर आपकी एक बार कंप्लीट हो जाती है फिर आपकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पार्ट कवर कर लेगा इवन NEET 2026 के केमिस्ट्री के पेपर का।
उसके बाद जो है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव करना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइड बाय साइड आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपको बहुत ही ज़्यादा बेकार, वाहियात, जैसे भी गंदे निमोनिक्स या फिर फ़नी निमोनिक्स जो भी आपको बनाने हैं, निमोनिक्स ज़रूर बनाने हैं, ऐसे निमोनिक्स बनाने हैं कि लोग आपको जज करें, क्योंकि ऐसे निमोनिक्स पे ही जो है क्वेश्चंस याद रह जाते हैं। हम लोगों का जो दिमाग है ना, हमें स्टोरीज ज़रूर याद रह जाती है, चाहे हमें क्वेश्चंस याद रहे ना रहे। तो आपको जो है स्टोरीज़ की तरह उसे याद करना है। अगर एक रिएक्शन है तो आपको उसे स्टोरी की तरह याद रखना है। किसी को किसी का मम्मी, किसी को किसी का पापा बनाकर आपको जो है पूरी रिएक्शन याद कर लेनी है, क्योंकि जो है पूरी रिएक्शन भी जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखनी पड़ जाती है। आप अच्छे से पढ़ भी लेते हो लेकिन आपने रिवाइज़ नहीं किया, यहाँ पे हो गई गलती। उसके बाद रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है उसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स में आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे, आप उसे एक्टिव रिकॉलिंग के मेथड से बनाओगे। जैसे आप बिना देखे रिएक्शंस लिखोगे और उन्हीं रिएक्शंस को आप बाद में रिवाइज़ करोगे, तो उससे आपके जो है एक्टिव रिकॉलिंग भी हो जाएगी और आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। और मैंने बोला था ना साथ के साथ आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी करनी है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलेज याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूले के साथ आपको जो है आपको उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए। डेफिनेशंस करना भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशंस भी आ जाती है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको जो है लिखना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो ये नहीं कि गाने लिख कर आ जाओ, ये नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन अगर आपको उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आता है तो आप वो भी लिखोगे तो टीचर ग्रेस मार्क्स देता है। जो टीचर है ना बोर्ड एग्ज़ाम्स की चेकिंग वाले, वो आपके जो स्कूल टीचर जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स है वो जो है हार्ड चेकिंग करते हैं, लेकिन जो स्कूल के एग्ज़ाम्स है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हमेशा ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और ये बात याद रखना, जितने भी मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आए हैं ना, नीट में उससे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट हमेशा हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नीट का पेपर। और अगर नीट का पेपर हार्ड भी आता है फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन कम ही होता है। एक बार आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली और फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो साइड बाय साइड कर ली, आपका केमिस्ट्री जो है फटाफट ख़त्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस कम है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स का सिलेबस। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में डेफिनेशंस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, बट डेरिवेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता था कि वेव ऑप्टिक्स में कभी कोई मतलब डेरिवेशन आ सकती है, तो मैंने वेव ऑप्टिक्स के लिए वेव ऑप्टिक्स सबसे पहले निपटा दी थी। क्योंकि बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है उसमें आप पूरा चैप्टर नहीं छोड़ सकते जो आप नीट में छोड़ सकते हो, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम आपको उन चैप्टर्स की डेरिवेशंस करना ज़रूरी हो जाता है। आई होप आप लोगों के पास आपके ट्यूशन या फिर कोचिंग के मॉड्यूल्स या फिर कोई नोट्स तो होंगे ही, क्योंकि जो फिज़िक्स के जो एनसीईआरटी है वो अच्छी तो है, बट उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर आपने फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ी है तो अभी उसे उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपको और किसी बुक पे फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी जो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही हैं, नीट 2026 में भी वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अगर अब आप सोच रहे हो कि चलो 12th के तो हो जाएगा, पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, व्हाट अबाउट 11th क्लास? तो देखो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरी 11th पढ़ो, तो आई वुड से अगर आप 2 घंटे दे सकते हो, लेकिन वो 2 घंटे आपको कहाँ से निकालने हैं? आपको टीवी या फिर जो है मोबाइल कम करना पड़ेगा, आपको जो है सोना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वो 2 घंटे जो है आपको लेने हैं और उसमें आपको 11th की बायो निपटा देनी है, ठीक है? 11th की बायो निपटा दो और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटा दो। और फिज़िक्स में आप बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर्स कर सकते हो 11th क्लास के, जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया। तो ये जो चैप्टर्स है ये जो है शुरू के चैप्टर्स है, तो ये ईजी भी हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करते हैं नीट 2026 में। लेकिन आपको 11th क्लास पूरी बंद कर देनी है जब आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में 1 वीक रह जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स के 1 वीक पहले तक आपको 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ 12th क्लास पे ही ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक बार एक केस भी देखा था कि एक जो बच्चा था उसका नीट तो निकल गया था, लेकिन बोर्ड में शायद उसको कहीं पे बैक लग गई थी, जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। हो सके तो 11th क्लास में से प्लांट किंगडम
किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बॉटनी वाले चैप्टर्स आप पहले ही निपटा देना, क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक लगती थी, लेकिन मुझे बॉटनी बुरी लगती थी। तो बॉटनी को आप पहले कवर करने की ट्राई करना। अगर आपका जितना आपने टारगेट बनाया उतना 11th का सिलेबस नहीं भी होता है, स्टिल आपको उसे एक हफ्ते पहले छोड़ देना है और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स पे ध्यान देना है। एंड वंस यू आर फ्री विद योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो फिर छुट्टियां मनाने नहीं चले जाना, क्योंकि जब आपका नीट हो जाएगा और जब आपके पास बहुत सारा टाइम होगा ना एडमिशन तक के बीच में, तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करो, इतना वेला आपको फील होगा। तो अभी आपको जैसे ही आप बोर्ड एग्ज़ाम से फ्री हो जाओगे, तो अगर चाहो तो आप एक दिन का छुट्टी ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर आपको सीधा 11th क्लास पे जंप करना है। फटाफट आपको जो है 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है। 10th अप्रैल तक आपको 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर देना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 12th क्लास पूरी भूल जाओगे। आपको 2-2 घंटे देने हैं 12th क्लास को, और उन 12th क्लास में आप क्या करोगे, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर आपके पास कोई नोट्स पड़े हैं, उससे आपको रिवाइज़ करते रहना है 12th क्लास, और पूरे दिन आपको 11th क्लास करनी है। 10th अप्रैल के बाद सब कुछ छोड़ देना है, जितना आपका सिलेबस हुआ है आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। आई नो सुनने में बहुत डर लग रहा होगा, बट अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो बहुत बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट निकल जाता है। और वो भी किस लिए, क्योंकि वो पैनिक नहीं करते हैं। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। फोकस आपको सिर्फ इस चीज़ पे रखना है कि आपको जो है फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। परफेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस MR दा पे तो फोकस करना ही नहीं करना। आपको जो है NCERT लाइन टू लाइन रीड करनी है, बायोलॉजी की, पूरी बायोलॉजी की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीन चीज़ों पे आपको जो है NCERT पूरी, कहते हैं ना एकदम, जो डोरेमोन का ब्रेड होता है वो चिपकाता है और फिर वो खा लेता है और उसे सब कुछ याद हो जाता है, उसी वे में आपको जो है पूरी NCERTs की याद कर लेनी। अगर हम फ्रेशर्स की बात करें कि आपको मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, तो जैसे ही यू आर डन विद योर बोर्ड एग्जाम्स, तो जब आप एक दिन की छुट्टी ले रहे हो और जब आप नेक्स्ट डे से नीट का प्रिपेयर ट्राई कर रहे हो, तो फिर उस दिन आपको क्या करना है, सिर्फ पूरे 12th क्लास का आपको मॉक टेस्ट देना है। वो जो मॉक टेस्ट होगा उसमें सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस होगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना भूला है और कितना याद है। और फिर उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करके जो आप 2-2 घंटे दोगे 12th क्लास को नेक्स्ट डे से, उसमें आपको पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जिससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और क्योंकि आपके पास एज़ कम्पेयर टू ड्रॉपर्स टाइम कम है, तो आपको जो है, जब आप 11th क्लास का प्रिपरेशन ट्राई करोगे स्टार्ट करने का, तो आपको जो है वीकली ना करके 3-3 दिनों पे मॉक टेस्ट देने हैं। स्कोर चाहे कुछ भी आए, उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं रोना, बिल्कुल भी सैड नहीं होना है। मॉक टेस्ट में मेन चीज़ है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। अगर आप वो करोगे तो आपका स्कोर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मुझे जो है फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके नीट 2026 में भी बहुत अच्छी रैंक आएगी। ऑल द बेस्ट। Just believe in yourself and see how the world is turning upside down just to make your dreams come true. को आपको यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं और उन टारगेट्स को आपको कंप्लीट भी करना ही करना है। तब तक आप डिनर नहीं करोगे जब तक आप टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे। आई नो इट साउंड्स टॉक्सिक, बट इस टाइम पे जो है आपको खुद के साथ टॉक्सिक होना ही पड़ेगा अगर आपको जो है अच्छी स्कोर करना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने खाना वाना छोड़ दिया। खाना खा लेना टाइम से, ऐसी नौबत आई ना कि आपको खाना छोड़ना पड़े। इसलिए आपको जो है अपने टारगेट बहुत ही अच्छे से जो है कंप्लीट करने हैं। आप अपने हिसाब से कोई टाइम टेबल बना सकते हो, या फिर जो आप स्टडी प्लानर मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं आपको एक दे दूँगी स्टडी प्लानर। ऐसा करती हूँ, मैं एक स्टडी प्लानर बनाकर अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगी। मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 12 आवर्स जो है आपको स्टडी को देने ही देने हैं। 12 आवर्स से कम में काम नहीं चलेगा।